हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत ही ज़रूरी एक वीडियो लेके। एक्चुअली ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हो वो तो जानते हो कि मैं अभी कनाडा आ गई हूँ। तो कनाडा में मेरे आने के टाइम मुझे बहुत ही डर लगता था कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन करेगा, और इसके बारे में मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं देखा यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि इमिग्रेशन के रिलेटेड एक वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया उस टाइम मैं तो डर गई थी बहुत। मतलब 2 बार मैंने डर गई थी वो इमिग्रेशन के टाइम। तो वही सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि पहले हमने तो कोलकाता से दिल्ली गई हम लोग। तो दिल्ली से फिर मॉन्ट्रियल का हमारा फ़्लाइट था। तो हमारा क्या हुआ था कि पहले हमारा कोलकाता में हमारा सारे लगेज चला गया था, जो कि कोलकाता में ही हमने दे दी और हमने उसको कलेक्ट किया मॉन्ट्रियल से। और पर हमारा इमिग्रेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली के इमिग्रेशन के बारे में मैं बोलूँगी कि आप लोग कम से कम 3 से 4 घंटा अपने हाथ में रखना और फिर इमिग्रेशन के लाइन में खड़ा होना, क्योंकि इमिग्रेशन का वहाँ बहुत बड़ा लाइन होता है, बहुत भीड़ लगा रहता है। तो देख के आपको डर ही लग जाएगा कि मतलब कितना टाइम लगेंगे। तो हमारा तो लगभग 1 घंटा लग ही गया था इमिग्रेशन में, और बहुत ही लाइन था। तो वहाँ पे इमिग्रेशन तो हो गया था। वहाँ पे दिल्ली में ऐसा ही पूछे थे कि कहाँ जा रहे हैं, कौन सी परमिट में जा रहे हैं, कौन सी वीज़ा में जा रहे हैं। हमारा तो वर्क वीज़ा था। तो हमने वो जवाब दे दी और उन्होंने वीज़ा देखने को चाहा। तो पासपोर्ट जब डाला तो वहाँ पे ही वीज़ा था, तो उनको बता दिया। और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट करके भी लेके गए थे, वो भी दिखाया। तो वहाँ का इमिग्रेशन तो हो गया। तो फिर जब हम मॉन्ट्रियल में उतरे तो वहाँ पे इमिग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले वहाँ जाके एक कंप्यूटर में आपको आपका एंट्री, आपका पासपोर्ट स्कैन कराना पड़ता है, और वहाँ पे आपका एक फ़ोटो भी खींचा जाता है। तो फ़ोटो जब खींचोगे तो कंप्यूटर के तरफ देख के खींचना, क्योंकि अगर नीचे देख के खींच लोगे तो आपका जो वहाँ पे जो स्लिप, वहाँ से एक स्लिप निकलेगा, उस स्लिप में आपका फ़ोटो जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से फ़ोटो खींचना। और वहाँ पे क्या क्या होता है, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ता है। तो पासपोर्ट पहले स्कैन कराना पड़ता है, और स्कैन करने के बाद आपका एक फ़ोटो लेगा, और उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप क्या क्या लेके आए हो। आप मुझे लगता है कि $3000 और समथिंग, इससे ज़्यादा कोई गिफ्ट लेके आए हो कि नहीं, आपने क्या क्या खाने का सामान लेके आया, ऐसे करके मेटल। फिर आप अपने हैंड बैगेज में अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक नाइफ, सीजर, ये सब लेके आए हो कि नहीं, ये सब ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो वो आपको अच्छे से पढ़ के उसका आंसर देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं लेके आई हूँ कि नहीं, और ऐसे क्या होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में आप येस में टिक कर देना, नो नहीं करना। क्योंकि अगर आप नो कर दिया और उसके बाद उन्होंने लागेज सर्च करके देखा कि नहीं ये सामान आपके बैग में है, तब तो आपका बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। शायद वीज़ा का वो कम कर दे, वीज़ा का जो ड्यूरेशन है, और वर्क परमिट में भी आपको और स्टडी परमिट में भी कुछ गड़बड़ हो। तो इसके लिए आप जो बात समझ में नहीं आ रहा है तो वो येस कर देना। तो मतलब आपको लग रहा है कि मैं लेके तो आई हूँ पर मेरा केबिन लगेज में है, हैंड लगेज में नहीं है, ऐसे भी कुछ लग रहा है तो भी वो येस कर देना। अदरवाइज़ अच्छे से पढ़ के उसका आंसर करना। अगर आप जेन्युइन हो कि ये चीज़ मेरा नहीं है, मैं नहीं लेके आई हूँ, तो आप नो करना। तो ऐसे करके एक वहाँ पे करने के बाद आपके पास एक स्लिप निकलेगा। तो वो स्लिप फिर आपको लेके एक लाइन में खड़ा होना है और वहाँ दिखाना है। वहाँ पे आपको अच्छे से, अगर आप किसी को येस किया है तो उसके बारे में अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, नो भी किया है तो भी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो टिक दिया है येस और नो का, वहाँ पे जो बोल रहे हो उसमें सेम लिंक होना चाहिए। और ऐसा होता है कि कभी कभी आपने येस लिख दिया कि मैंने
सपोज मैं एक गिफ्ट लेके आई हूँ, ये येस कर दिया है, तो उन्होंने पूछेंगे कि कितने अमाउंट का है। अगर आप बोल दोगे सही से कि नहीं ये $3000 से कम है, तो सपोज वो उनको आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्लियरेंस कर देंगे। तो ऐसा होता है, तो उस लाइन में वो होगा, फिर आपको इमिग्रेशन सेंटर में जाना होगा। तो हमारे बारे में हम तो 2 लोग आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड आई हूँ। तो मेरे तो हो गया पासपोर्ट स्कैन और फ़ोटो भी खींचा गया, सब कुछ हो गया, स्लिप भी निकल आया, पर उनका नहीं आया। उनका तो पासपोर्ट स्कैन ही हो नहीं रहा था, मतलब 4-5 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा है। तो तब तो हम बहुत ही डर गए कि ऐसे अगर हो जाएगा तो क्या होगा, स्कैन नहीं हो रहा है पासपोर्ट, तो क्या होगा, अभी हम कैसे इमिग्रेशन में जाएंगे, इमिग्रेशन होगा कि नहीं, या हमें यहाँ से ही चले जाना पड़ेगा, ऐसा करके डर लग रहा है। तो जाके वहाँ पे जो लोग थे, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे उतरे एकदम सुबह, तो तब इमिग्रेशन में उतना भीड़ नहीं था, बहुत ही कम लोग थे, 4-5-10 लोग थे मैक्सिमम। तो हम चले गए वहाँ पे, जो सिक्योरिटी थे और जो मतलब सिक्योरिटी का ड्रेस में थे, उन लोगों से पूछा और वहाँ के ऑफिसर से, तो उन्होंने बोला एक लाइन में खड़ा होने के लिए हम दोनों को ही। तो वहाँ पे जिन लोगों का ऐसे पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा है और वो स्लिप नहीं निकल के आ रहा है, उन लोगों को मैनुअली वो लोग लिख के देते हैं कि इतने टाइम में आए हैं, और उनको मैनुअली सब कुछ लिख के देते हैं और लाइन में खड़ा करते हैं। और वहाँ पे भी उन लोगों को सवाल किया जाता है कि क्या क्या सामान है उनके पास, और उसके बाद वो क्लियरेंस लेके मेन जो लोग वर्क परमिट में आए हैं उनको तो वर्क परमिट मतलब वर्क वीज़ा में आए हैं, उन लोगों को वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो हम लोग ने हम मतलब वहाँ पे भी जब पूछेंगे कोई, आप लोगों को बताना है कि वर्क वीज़ा में आए हैं, क्योंकि वर्क परमिट आपको एयरपोर्ट से ही कलेक्ट करना होता है। तो हमने वहाँ गए हम लोग वो इमिग्रेशन सेंटर में। तो वहाँ पे जाने के टाइम, वर्क परमिट करने के टाइम, आपको एक मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जो लोग तो स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, वर्क वीज़ा में भी जो लोग आ रहे हैं वो अपना सारे ओरिजिनल्स और जेरोक्स भी लेके आएंगे। और साथ ये ज़रूर याद रखना कि एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं बायोमेट्रिक के लिए, और जब आपका पासपोर्ट वो लोग ले लेते हैं, पासपोर्ट रिटर्न देने के टाइम भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से आपको एक मेल आता है, और वहाँ पे लिखा रहता है आपके एप्लीकेशन नंबर, आपके नाम, उसके ऊपर एक क्यूबर भी रहता है, और वहाँ पे एक लिखा रहता है कि आपको लिखा रहता है कि डिसीजन ओवर आपका पासपोर्ट, ऐसा करके भी रहता है। और बायोमेट्रिक के लिए भी कुछ आता है मेल, तो वो मेल का हार्ड कॉपी ज़रूर साथ लेना, क्योंकि वो हार्ड कॉपी अगर नहीं देखेंगे वो लोग, तो आपको शायद इमिग्रेशन सेंटर का अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये हमारे पास लाकीली था, ये मुझे पता नहीं था, फिर भी हमारे पास था, इसीलिए हम अंदर जा पाए। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से इशू कोई हार्ड कॉपी आप लेके जाना वहाँ पे, वीज़ा के अलावा भी, मतलब वीज़ा जब अप्लाई कर रहे होगे तभी वो आप लोगों को मिलेंगे, तो वो लेके जाना। और वहाँ पे जाके इमिग्रेशन में जैसे कि हमारा सिर्फ वर्क वीज़ा तो था, तो हमें वर्क परमिट के लिए वो लोग पूछ रहे थे हम क्या करने आए हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ, नेम, और हमारा किस टाइप का वीज़ा है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ पूछ रहे थे, और फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। जैसे कि हम लोग आंसर सही से दे रहे थे, तो हम लोगों का पासपोर्ट ले लिया, और कुछ टाइम बाद पासपोर्ट प्लस पूरा वर्क परमिट बना के वो लोग दे दिया हमें। तो ऐसे ही था इमिग्रेशन। तो एक्चुअली मेरा तो बहुत ही मुझे तो पहले डर लग गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कैसे इमिग्रेशन होंगे। तो और ऐसा ही हम लोगों के मतलब वो स्कैन कॉपी नहीं निकल के आ रहा था, पासपोर्ट नहीं स्कैन हो रहा था मेरे हस्बैंड का, तो ऐसे हम लोग डर गए थे थोड़ा। तो ऐसे इसीलिए मैंने सोचा कि इमिग्रेशन के बारे में अच्छे से एक क्लियर वीडियो बना दूं, कि जो लोग आ रहे हैं कनाडा उन लोगों को थोड़ा मदद हो जाए। तो मेरे ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और कमेंट में बताना ज़रूर कुछ हेल्प हुआ कि नहीं, और कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।